माहौल बहुत गंभीर है। विच कल्ट के हमले के बाद शहर की हालत काफी खराब है। और हर कोई बस यही समझने की कोशिश कर रहा है कि अब आगे क्या करना है। और देखो, इसी माहौल में एनास्टेजिया एक ऐसा नाम लेती हैं जो पूरी बाजी पलट सकता है। सेज शॉला। बिल्कुल। आज हम इसी एक नाम के पीछे छिपे 400 साल पुराने रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये सेज कौन है ना? हाँ, सवाल ये है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भी मतलब हार मान लेते हैं तो उम्मीद कहाँ से मिलती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी खामोशी से होती है। जैसे ही एनास्टेजिया सेज शॉला का नाम लेती हैं, कमरे में बैठे सारे बड़े बड़े महारथी जूलियस, राइनहार्ड, फेरेंस सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। हाँ, उनके चेहरों पर हैरानी और थोड़ी थोड़ी घबराहट साफ दिखती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस इंसान का नाम ले लिया हो जिसका जिक्र करना भी मना हो। और इन सब दिग्गजों के बीच हमारा हीरो सुबरू बैठा है, जिसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, वो पूरी तरह से ब्लैंक है। वो धीरे से एमिलिया से पूछता है, ये शाउला कोई बहुत जानी मानी हस्ती है क्या? और मुझे सुबरू का ये पल बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमें मतलब पढ़ने वालों को कहानी में एक एंट्री पॉइंट देता है। हम भी तो सुबरू की तरह ही इस रहस्य से अनजान हैं। एमिलिया भी हैरान हो जाती है। वो कहती है, सुबरू तुम्हें याद नहीं? हमने रोसवाल की हवेली में वो बच्चों वाली किताब पढ़ी थी जिसमें विच की कहानी थी, उसमें शाउला का जिक्र था। अच्छा, तो ये सुनकर सुबरू को कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है। हाँ, 1 साल पहले की बात, जब वो इस दुनिया की भाषा सीख रहा था, उसने एक पिक्चर बुक देखी थी। उसे बस इतना याद है, बहुत पहले एक विच ने कुछ बहुत बुरा किया था। और ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सुबरू की याददाश्त इतनी कच्ची क्यों है? क्या ये सिर्फ एक मामूली बात है या लेखक हमें ये इशारा दे रहा है कि इस दुनिया की जो कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं, वो सच्चाई का एक बहुत ही छोटा और तोड़ा मरोड़ा हुआ हिस्सा है। सही बात है, असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। और इससे पहले कि एमेलिया कुछ और समझा पाती, जूलियस बात को आगे बढ़ाता है। हाँ, वो विच ऑफ एनवी के बारे में बताता है सेटेला। एक हाफ एल्फ जिसने 450 साल पहले दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। वो बताता है कि सटेला के पास परछाइयों को काबू करने की मतलब बेहिसाब ताकत थी। और आज भी उसे लुगुनिका के पूर्व में ग्रेट वाटरफॉल के पास एक श्राइन में सील करके रखा गया है। हाँ, और उस जगह से आज भी मियाज़मा यानी एक जहरीली जादुई धुन निकलती रहती है। ये सुनकर सुबारू एक बहुत सीधा और मुझे लगता है जरूरी सवाल पूछता है। अगर वो इतनी ही ताकतवर थी कि उसे नष्ट नहीं किया जा सका, तो उसे सील कैसे किया गया? ये सवाल कहानी का रुख ही बदल देता है। कैसे? क्योंकि जूलियस कहता है, तुम्हारे इसी सवाल का जवाब सेज शाउला के नाम से जुड़ा है। ओह, तो यहां से वो 400 साल पुरानी कहानी सामने आती है। बिल्कुल। जूलियस बताता है कि सतेला को सील करने में 3 महान हस्तियों ने मदद की थी। एक तरह से वो उस जमाने के अवेंजर्स थे। हाँ, सही है। तो हमारे पास 3 क्लासिक फैंटेसी आर्केटाइप्स हैं, एक स्वॉर्ड सेंट, एक सेज और एक डिवाइन ड्रैगन। हाँ, ये तिकड़ी अपने आप में एक कहानी कहती है, ताकत, बुद्धि और दिव्य शक्ति का संगम। तो पहला हीरो कौन था? पहला हीरो था द स्वॉर्ड सेंट, रीड अस्ट्रिया। वो पहला इंसान था जिसे डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ द स्वॉर्ड सेंट मिला, और वो राइनहार्ड का पूर्वज था। लेकिन जैसे ही जूलियस ये कहता है, राइनहार्ड जो अब तक चुपचाप बैठा था, वो बीच में टोकता है। हाँ, वो कहता है कि कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक रीड के पास कोई डिवाइन प्रोटेक्शन था ही नहीं। वो बस अपनी काबिलियत से लड़ता था। 1 मिनट रुको, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसका मतलब जो आधिकारिक इतिहास है वो शायद सच नहीं है। राइनहार्ड, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान माना जाता है, वो अपने ही पूर्वज की लेगेसी पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम कहानी में लेजेंड वर्सेस रियलिटी के थीम में घुस रहे हैं। राइनहार्ड के ऊपर उस लेगेसी का बोझ है जो शायद एक झूठ पर बनी है। और उसका परेशान चेहरा देखकर लगता है कि वो सच के साथ जी रहा है। ये उसके किरदार को बहुत गहराई देता है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसके अपने संघर्ष हैं। सही कहा। अच्छा, तो रीड अस्ट्रिया के अलावा दूसरे 2 हीरो कौन थे? एमिलिया बताती है कि दूसरे 2 हीरो थे सेज शॉला और डिवाइन ड्रैगन वोल्केनिका। वही वोल्केनिका जिसने आज भी लुगुनिका राज्य की रक्षा करने का पैक्ट किया हुआ है। हाँ, और ड्रैगन का नाम सुनते ही सुबारू को ड्रैगन्स ब्लड की बातें याद आती हैं, जिससे बीमारियां ठीक हो सकती हैं और बंजर जमीन उपजाऊ बन सकती है। और जूलियस इन तीनों को द 3 ग्रेट हीरोज का खिताब देता है। इस पूरी बातचीत के दौरान
सुबारू अपनी स्पिरिट बियाट्रिस की तरफ देखता है, ये सोचकर कि वो तो 400 साल पुरानी है, उसे जरूर कुछ पता होगा। लेकिन बियाट्रिस भी चुपचाप सिर हिला देती है। फोर्बिडन लाइब्रेरी में बंद रहने की वजह से उसे भी बाहरी दुनिया की इन कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी सुबारू को एक बहुत ही बुनियादी बात खटकती है। वो सिर खुजाते हुए पूछता है, एक मिनट, क्या वो 400 साल बाद भी जिंदा है? ये सवाल इतना ऑब्वियस है कि किसी ने सोचा ही नहीं। और इस पर एमिलिया का जवाब तो और भी मजेदार है। वो बड़े भोलेपन से कहती है, इसमें अजीब क्या है, मैं भी तो असल में 100 साल से ज्यादा की हूँ। ये सुनते ही कमरे में बैठे बाकी लोग चौंक जाते हैं, सिवाय सुबारू के। कमाल है, सुबारू को अब समझ आ रहा होगा कि वो किस टीम में है। एक 400 साल की लॉली, एक 100 से ज्यादा साल की हाफ एल्फ। इस कैंप की एवरेज एज ही 100 के पार है। ये कोई एडवेंचरिंग पार्टी है या रिटायरमेंट होम? बिल्कुल। खैर, इस मजेदार पल के बाद सुबारू वापस सेज के बारे में पूछता है, तो सेज की अभी क्या हालत है? और जूलियस का जवाब बहुत गोलमोल होता है। हाँ, वो कहता है वो जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं लगता है। ये बहुत अजीब तरीका है किसी के बारे में बात करने का। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। वो इतना अनिश्चित क्यों है? सिर्फ जूलियस ही नहीं, फेरिस और राइनहार्ड के चेहरे पर भी एक अजीब सी परेशानी दिखती है। तो जिंदा होने का मतलब शायद वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। शायद। जूलियस बताता है कि सेज का ठिकाना पता है प्लेडीज वॉच टावर, जो विच के श्राइन के पास है, और वो पिछले 400 सालों से लगातार वहीं रहकर विच के पुनरुत्थान को रोक रही हैं। लेकिन आज तक किसी इंसान ने उनसे बात नहीं की है। नहीं की है। 400 साल एक ही जगह पर एक ही काम करते हुए। बिएट्रिस के बारे में सुनकर हैरानी होती थी, ये सेज तो उससे भी ज्यादा जिद्दी निकली। लेकिन उनसे कोई बात क्यों नहीं कर पाया? यहीं पर कहानी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है। अच्छा। अनास्टिया बताती है कि सेज शौला को किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो टावर के पास आने वाले हर एक इंसान को मार देती है। हर एक को? मतलब चाहे वो विच कल्ट का सदस्य हो या कोई दोस्त बनने आया हो? हाँ, सबको। उसकी नजर में दुनिया को बचाने का यही सबसे पक्का तरीका है। किसी को भी विच के श्राइन के पास फटकने मत दो। ये तो पागलपन है। वो एक गार्डियन है या एक कातिल? या शायद 400 साल अकेले रहने के बाद इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं बचा? फेरिस कहता है कि टावर के आसपास लगातार हो रहे हमले इस बात का सबूत है कि सेज आज भी वहां है और पूरी तरह एक्टिव है। और यहीं पर अनास्टिया अपना असली प्लान सामने रखती है। बिल्कुल। वो कहती है कि अगर सेज के पास दुनिया का सारा ज्ञान है, तो शायद उनके पास विच फैक्टर्स के छोड़े गए विच फैक्टर्स से निपटने का कोई तरीका भी होगा। एक मिनट, बस हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर। विच फैक्टर्स वो चीजें हैं जो सिन आर्च बिशप्स को उनकी अजीब और खतरनाक शक्तियां देती हैं। सही। और अगर सेज के पास इसका कोई तोड़ है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सुबारू को ये प्लान उतना अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह कुछ और है। 2 नाम, शौला और प्लेयाडीज। बिल्कुल। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। ये सिर्फ रैंडम नाम नहीं है, ये सीधे सुबारू की दुनिया से, पृथ्वी से उठाए गए हैं। शौला स्कॉर्पियो तारामंडल का एक तारा है, और प्लेयाडीज वो स्टार क्लस्टर है जिसे जापानी में सुबारू कहते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। ये एक पैटर्न है। विच कल्ट के सारे साइन आर्च बिशप्स के नाम तारों पर हैं। पेटलजियोस, रेगुलस, सिरियस। और अब सेज का नाम शौला और उसके टावर का नाम प्लेयाडीज भी तारों पर है। मतलब लेखक यहाँ हमें जोर जोर से बता रहा है कि सेज, जिसने विच से लड़ाई की थी, और विच कल्ट, जो उसे पूछता है, कि बीच को एक गहरा कनेक्शन है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सुबारू को भी यही शक होता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, फेरिस पूछता है कि अगर जाना ही है तो उस टावर तक पहुंचेंगे कैसे? और फेल्ट वो तुरंत राइनहार्ड की तरफ इशारा करती है। जाहिर है, अगर दुनिया में कोई भी वहां जा सकता है तो वो राइनहार्ड ही होगा। और तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? राइनहार्ड, जिसे अजय माना जाता है, वो माफी मांगते हुए कहता है, दुर्भाग्य से मैं वॉच टावर तक नहीं पहुंच सका, मुझ में ताकत की कमी थी। क्या राइनहार्ड ये कह रहा है? हाँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फेल्ट कहती है, ये आदमी कह रहा है कि उसमें ताकत की कमी है, ये मजाक है क्या? और फेल्ट का रिएक्शन हम सबका रिएक्शन है। ये बात हजम नहीं हो रही। राइनहार्ड ए सॉर्ड सेंट, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, वो एक जगह तक नहीं पहुंच पाया। ये सच में ताकत की बात है या किसी तरह के नियम या कोई डिवाइन प्रोटेक्शन उसे रोक रहा है? यही सवाल है। जूलियस फौरन बात को संभालता है। वो कहता है, उसका मतलब लड़ाई की ताकत से नहीं है, प्लेडीज वॉच टावर तक पहुंचना एक अलग ही तरह की समस्या है। अच्छा,
तो राइनहार्ड बताता है कि वो 2 साल पहले राज्य के आदेश पर वहां गया था। हाँ, उस वक्त रॉयल फैमिली के लोग एक रहस्यमयी बीमारी से मर रहे थे और राइनहार्ड को सेज से इलाज खोजने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो नाकाम रहा। क्यों? क्या हुआ था? क्योंकि वॉच टावर ऑग्रिया सैंड ड्यून्स नाम के एक विशाल रेगिस्तान के बीच में है। एक रेगिस्तान? हाँ, राइनहार्ड बताता है कि उस रेगिस्तान में घुसते ही टावर दूर से दिखता तो है, लेकिन उस तक पहुंचना नामुमकिन है। नामुमकिन राइनहार्ड के लिए? हाँ, इसकी 2 वजह है। पहली, उस रेगिस्तान में मियाज़मा की वजह से अजीब अजीब घटनाएं होती हैं जो किसी को भी टावर के पास नहीं आने देती। और दूसरी वजह? विच बीस्ट्स। बिल्कुल, मियाज़मा की वजह से वो रेगिस्तान खतरनाक विच बीस्ट्स का अड्डा बन गया है, जो वहां कई गुना ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो जाते हैं। ओ, तो हालात इतने बुरे हैं कि राइनहार्ड जैसा योद्धा भी उस रेगिस्तान को पार नहीं कर सका। नहीं कर सका। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे तलवार से हल नहीं किया जा सकता। ये हमारे आज के सेंट्रल थीम पर वापस आता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाए, तब क्या? हाँ, राइनहार्ड की नाकामी इस बात का सबूत है कि इस मिशन के लिए ताकत से ज्यादा कुछ और चाहिए, और मीटिंग में एक निराशा का माहौल छा जाता है। लगता है कि ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन ठीक इसी पल, जब सब उम्मीद खो देते हैं, एनास्टेशिया मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन क्या हो अगर उस नर्क को पार करने का कोई तरीका हो तो? ओह, तो उसके पास कोई प्लान है? हाँ, सबके चेहरे पे अचानक एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। एनास्टेशिया कहती है, एक रास्ता है, तभी तो मैंने सेज का नाम लिया। और फिर वो क्या करती है? वो अपने गले से अपना फॉक्स स्कार्फ उतारकर टेबल पर रखती है और कहती है, ये है मेरी आर्टिफिशियल स्पिरिट एकिडना, और इसे प्लेडीज वॉच टावर तक जाने का रास्ता पता है। एकिडना, एक और विच का नाम। ये तो एक पहेली को सुलझाने के लिए दूसरी उससे भी बड़ी पहेली को बुलाने जैसा है। बिल्कुल। और तभी वो फॉक्स स्पिरिट अपना सिर उठाती है और एक पतली सी आवाज में बोलती है, मुझे इतना ध्यान मिल रहा है, मैं तो शर्मा रही हूँ। और अध्याय यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, और सुबरू बस यही सोचता रह जाता है कि जिस स्पिरिट का नाम विच ऑफ ग्रीड के नाम पर है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। वाह! तो यहाँ आकर यह अध्याय हमें एक शानदार क्लिफ हैंगर पर छोड़ देता है। एक अजय रेगिस्तान, एक कातिल सेज जो 40 सालों से पहरा दे रही है, और एक चालाक लोमड़ी जिसके पास शायद इन सब का हल है। And that is the comprehensive breakdown of chapter 79. We've got the 3 great heroes, a sage named after a star who snipes anyone coming near, a desert even Reinhard can't cross, and a fox spirit who holds the map. This sets the stage perfectly for the journey to the Pleiades watchtower. What do you think Shaola's connection to Subaru is? Let me know in the comments below. If you enjoyed this explanation, make sure to smash that like button and subscribe for more ReZero lore. Catch you in the next one.